हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और साथ ही साथ थ्योरी की क्लासेस भी आपको पता है चल रही हैं अपनी। थ्योरी की क्लासेस में हमारा जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी चल रही हैं, और यदि हम एमसीक्यू सीरीज की बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, उन क्वेश्चन से अपन इसको खत्म कर लेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो देखिए अदर इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं, जिनके बारे में बात करेंगे और कुछ आगे के क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 299 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल इसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कितना डीपली अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स हैं आपसे वो क्लियर हो जाने चाहिए, और फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करें, थ्योरी की क्लासेस भी रेगुलर लेते रहें। चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, डैश इज प्रोड्यूशन ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैविटी इन विच इट इज़ नॉर्मली कंटेंट। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है किसी भी ऑर्गन का, टिश्यू का या फिर स्ट्रक्चर का प्रोटीजन होना उसकी वॉल्स के द्वारा कैविटी के अंदर, जो कि नॉर्मली किसके अंदर कंटेंट होता है। ये चीज़ होती है हर्निया के अंदर, फिस्ट्यूला के अंदर, लंप के अंदर या फिर सिस्ट के अंदर। राइट ऑप्शन की बात करें तो ये चीज़ हमें कब देखने को मिलती है, तो हर्निया के केसेस में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज, यानी कि हर्निया का सर्जिकल रिपेयर कैसा होता है। हर्नियाक्टोमी होता है, फिस्टुलेक्टोमी होती है, लेप्रोस्कोपी होती है या फिर हर्निया और हैरफी होती है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो डी आंसर है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। हर्निया की जब अपन सर्जिकल रिपेयर करते हैं या उसकी सर्जरी करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, हर्निया और हैरफी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट पोजिशन टू असेस इनग्वेनल हर्निया, यानी कि इनग्वेनल हर्निया को असेस करने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन होती है। लाई डाउन विद लेग फ्लेक्स्ड, ठीक है, सिट इन स्क्वेटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन, स्टैंड इरेक्ट विद हैंड डाउन बिहाइंड बैक, सिट ऑन अ चेयर विद हैंड डाउन बिहाइंड बैक। राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा कि हमें उसको स्क्वेटिंग पोजीशन में सिट कराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पेशेंट विद कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी ऑब्जर्व फॉर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि एक पेशेंट है जिसको कोलोनिक क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो यदि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन से उसके अंदर हमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। हेपेटाइटिस के हो सकते हैं, सिरोसिस के हो सकते हैं, बाउल नेक्रोसिस के हो सकते हैं या फिर पैनक्रियाटाइटिस के हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। बाउल इस्कीमिया और नेक्रोसिस क्या है, एक मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं किसके, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के, या फिर हम बात करेंगे इसके कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन के। एज इट मे कॉज पेरिटोनाइटिस और परफोर्शन और हेमरेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग आर, यानी कि एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हुई है, तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, देखिए कोलेप्स्ड विद लो फीवर पल्सेस, लो ब्लड प्रेशर, राइट रेड ब्लड इन वोमिटिंग, एक्यूट राइट रेड हेमेटेमेसिस, रैपिड पल्सेस या फिर ड्रॉप इन बीपी, और फटीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या फिर पल्स की रैपिड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। आगे बात करते हैं, देखिए प्रोटो सॉरी प्रेक्टो प्रोक्टोस्कोप किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनल कैनाल के लिए, सिग्मोइड कोलोन के लिए, वजाइना के लिए या फिर ओरल कैविटी के लिए। राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए प्रोक्टोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है रेक्टम या फिर एनल कैविटी को विजुअली देखने के लिए। ठीक है, विजुअली एग्जामिनेशन करने के लिए, यही इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो जो प्रोक्टोस्कोप होता है उसको एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है इंस्पेक्ट द रेक्टम एंड एनल कैनाल किसके, विजुअली। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम इज डन बाय यूज ऑफ, अभी क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा है उसी का जो क्वेश्चन है दोबारा यहाँ से बना दिया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोक्टोस्कोप रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइट प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट हैविंग मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज, यानी कि एक पेशेंट है जिसको कौन सी सिंड्रोम हुआ है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हुआ है, उसके लिए अपन कैसी डाइट जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होती है, तो एब्जॉर्प्शन में यदि कमी आ जाए, यानी कि कंप्लीट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उस सिंड्रोम को अपन क्या कहते हैं, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लिए कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे, देखिए फॉलिक एसिड वाली करेंगे, कॉर्टिकोट्रोफिन करेंगे, विटामिन B12 करेंगे या फिर एक ग्लूटेन फ्री डाइट अपन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखिए डिसऑर्डर दैट कॉज इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसे अपन क्या कहते हैं, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि ऐसा डिसऑर्डर जिसके केस में जो कि कॉज करता है इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे सिंड्रोम को अपन क्या कहते हैं, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। मेल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम होता है मे बी एसोसिएटेड विद और अकर ड्यू टू नंबर ऑफ
डिजीजेस इंक्लूडिंग दोज अफेक्टिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, यानी कि जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है ये बहुत सारे डिजीज के साथ और एसोसिएट हो जाता है जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे बात कर लें तो देखिए इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्रॉपिकल स्प्री हो सकती है, सीलिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इट रिक्वायर ग्लूटेन फ्री डाइट, तो इन सब के लिए हमें ग्लूटेन फ्री डाइट जो है प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। पेनक्रिएटिक इंसफिशियंसी हो सकती है, एंटीबायोटिक थेरेपी हो सकती है, ठीक है, या फिर हम बात करें लैक्टेज डेफिशिएंसी भी हमें देखने को मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। देखिए द वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स विच मे कॉज द मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि एंटीबायोटिक्स के द्वारा होता है जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को कॉज करता है। देखिए चेंजिंग द नॉर्मल इनटेक ऑफ फ्लूइड, चेंजिंग द नॉर्मल फूड इनटेक, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन, या फिर चेंजिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसके सही ऑप्शन की बात कर लें तो जो फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का उसको क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अ डाइट प्लान गिवन बाय द नर्स टू अ पेशेंट विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डिजीज़ हुई है, उसके लिए नर्स को पेशेंट के लिए कौन सा डाइट प्लान जो है वो प्रिस्क्राइब करना चाहिए या फिर बताना चाहिए। लो फाइबर डाइट रखनी चाहिए, लो फैट की डाइट होनी चाहिए, हाई फाइबर की डाइट होनी चाहिए, लो फैट की डाइट होनी चाहिए, लो फाइबर हाई फैट की डाइट होनी चाहिए, या फिर हाई फाइबर हाई फैट की डाइट होनी चाहिए। सही ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो उसकी जो डाइट है उनके अंदर फाइबर्स की जो अमाउंट है वो हाई होनी चाहिए और फैट का जो अमाउंट है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो IBS इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। एक कंडीशन है जिसमें कैरेक्टराइज होता है क्या, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। ये कभी कभी इससे हमें रिलीफ मिल जाती है, राहत मिल जाती है यदि स्टूल को पास कर दिया जाए, फिर गैस जब पास हो जाती है तो हमें पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। डिस्टर्ब एलिमिनेशन पैटर्न होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है। अल्टरनेटिंग एपिसोड्स हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो सकता है। ब्लोटिंग और एबनॉर्मल डिस्टेंशन हो सकते हैं। नर्स शुड बी एडवाइज टू कंज्यूम moderate to high fiber, mainly soluble fiber, gluten free diet, low fat to decrease peristaltic stimulation, and also advice to avoid gas forming food like cabbage, beans, broccoli। ये सारी चीज़ें जो नर्स हैं उसको एडवाइस करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, उनकी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लेनेक्टोमी, यानी कि स्प्लेनेक्टोमी हुई है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, अपेंडिक्साइटिस हो सकता है, या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकता है। सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए स्प्लीनोक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर स्प्लीन, यानी कि स्प्लीनोक्टोमी में अपन क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं पूरी की पूरी स्प्लीन को। अब स्प्लीन होता क्या है, देखिए आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी आर रप्चर ऑफ स्प्लीन, यानी कि यदि सर्जरी करिए इसका मतलब स्प्लीन का क्या हुआ, रप्चर हुआ है, जो कॉज करता है एक लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीडिंग के लिए। स्प्लीन कैंसर हो सकता है, ITP और सम टाइप का एनीमिया हो सकता है जिससे थैलेसीमिया कहते हैं। आगे बढ़े तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी के बाद वो क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड थी जो ऑर्गन था उसको हमने हटा दिया तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, इन्फेक्ट हो सकती है। अदर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो इंसीजनल हर्निया हो सकता है, पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, लंग कोलेप्स कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव पेनक्रिएटिक स्टोमक या फिर कोलन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड स्प्लीनेक्टोमी इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स, फॉर विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेसिफिकली असेस इन दिस क्लाइंट, यानी कि एक नर्स है जो कि ऐसे क्लाइंट को केयर कर रही है जिसकी अभी अभी क्या हुई है, स्प्लीनेक्टोमी हुई है। अभी क्या होता है, इमीडिएट जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चलता है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक नर्स के लिए, जिसमें हमें उसको क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाली चीज़ थी जो कि वहाँ से हटा रही थी, इन्फेक्शन को हटा रही थी, वो जो ऑर्गन थी या फिर जो ग्लैंड थी वो हमने वहाँ से रिमूव कर दी, तो अब यहाँ पे चीज़ें खराब हो सकती हैं। देखिए एक पेशेंट है जिसके क्या हुआ है, सेंग्स टेकन ब्लैकीमोर ट्यूब पे चल रहा है वो पेशेंट, सडनली वो एक्सपीरियंस करता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। तो कौन से एक्शन है जो कि जो नर्स है उसको सबसे पहले लेने चाहिए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विद नेजल कैनुला, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, कट एंड रिमूव द ट्यूब, लिसन टू क्लाइंट्स लंग्स। सही ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो ट्यूब है सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है उसको कट करें, वहाँ से हटा दें, ठीक है, ये उससे करना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है वो चीज़, देखिए सेंगिस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब क्या है, एक 3 ल्यूमन की ट्यूब होती है जिसको ईसोफेगल से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि ईसोफेगल से ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो गैस्ट्रिक बेसिस के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली कंपेरिजन ऑफ ब्लीडिंग वेसल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इससे होता है मेंटेन कंटिन्यूस हेड एलिवेशन वंस द ट्यूब इन प्लेस, यदि उसकी जो ट्यूब है वो लगी हुई है जहाँ हमें लगाई है तो हमें क्या करना होगा, उसका जो कंटिन्यूस हेड एलिवेशन है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखिए सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है, मे कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय इन्फ्लेम्ड बैलून विद मे रिजल्ट इन टू रेस्पिरेशन डिप्रेशन। आगे बढ़ें, ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कट द ट्यूब टू डिफ्लेट बैलून्स एंड रिमूव इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट विद ब्लीडिंग इसोफेगस varices can be treated with a sanguistecan Blackmore tube. In caring for the patient with this type of tube, the nurse should be most alert for loss of balloon pressure, irritation of nares, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एटिलेकेस्टेसिस। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें, यदि इसका क्या ऑप्शन सही रहेगा तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए सेंगस्टेगन ब्लैकमोर ट्यूब है, एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है कंट्रोल ब्लीडिंग इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में अपन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। देखें ऑप्शन, हेमिटीमियासिस, गैस्ट्राइटिस, मेलिना या फिर इसोफेगल वेरिस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा इज कॉल्ड, यानी कि ओरल म्यूकोसा के अंदर यदि इन्फ्लामेशन आ जाती है तो इससे अपन क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं, स्टोमेटाइटिस कहते हैं, पेरोटाइटिस कहते हैं या फिर पीलोसिस कहते हैं। सही उत्तर की बात कर लें यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, किसकी, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें लिप्स भी आते हैं और टंग भी आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइकली टू कॉज स्टोमियाटिस, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि कॉज करती है स्टोमियाटिस को बहुत कम। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होते हैं, कीमोथेरेपी होती है, हार्ट फेलियर होते हैं या फिर एलर्जीज होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इन चारों में से ये जो हार्ट फेलियर है ये बहुत कम इसके चांस होते हैं जो कि ये स्टोमियाटिस को कॉज करे। तो स्टीमेटाइसिस को कॉज करने का कॉमन कॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो चीज़ देखिए, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, यूज़ ऑफ स्मोकिंग एल्कोहल हो सकते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ड्रग हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकती है, डिजीज ऑफ लीवर भी हो सकता है, रीनल और हेमेटोलॉजी और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए while tracing the abdominal wound on the fifth post-operative day, you observe that some intestinal loops are protruding outside. This is called, यानी कि एक नर्स है वो क्या कर रही है, ट्रेस कर रही है एब्डोमिनल वुंड को। वो हो है कहाँ पे, तो वो फिफ्थ पोस्ट ऑपरेटिव डे के दिन वो ये सारी चीज़ कर रही है। वो ये ऑब्जर्व करती है कि इंटेस्टिनल लूप्स है जो कि उससे बाहर निकल के आ रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, परफोरेशन कहेंगे, एबी सिक्रेशन कहेंगे, वुंड डिहाइसेंस कहेंगे या फिर इंटेस्टिनल हर्निया कहेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एबी सिक्रेशन कहा जाता है। देखिए स्प्लिनिंग आउट ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट रिजल्टिंग फ्रॉम वुंड डेहिसेंस कॉल्ड एबिशिएशन, यानी कि जो घाव है वो वहाँ से फट जाता है तो उसे अपन कहते हैं वुंड का डेहिसेंस होना, और उससे यदि कोई स्पिलिंग आउट हो जाता है, एब्डोमिनल का कोई कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है तो उससे अपन क्या कहते हैं, एबिसिक्रेशन कहते हैं। ब्रस्टिंग ओपन ऑफ अ वुंड स्पेसिफिकली सर्जिकल एब्डोमिनल वुंड कॉल्ड वुंड डेहिसेंस, यानी कि कोई एक वुंड है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, वुंड का डेहिसेंस भी कहते हैं। एबिसिक्रेशन रेफर होता है कहाँ से, देखिए सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस, एरप्शन ऑफ बाउल थ्रू सर्जिकल साइट, हीलिंग ऑफ सर्जिकल साइट या फिर डार्कनिंग ऑफ वुंड डिजीज। तो अभी हमने देखा था इसका जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वेन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप एबिसिक्रेशन बट नर्स शुड डू, यानी कि यदि ऐसा हो जाता है, एबिसिक्रेशन डेवलप हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर, तो नर्स को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड मोरल सपोर्ट, आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, पुश द प्रोडेंडिंग ऑर्गन इनसाइड या फिर कवर द प्रोडेंडिंग ऑर्गन। तो क्या करे, सबसे पहले नर्स उसको जो भी ऑर्गन बाहर निकला है उसको क्या कर दे, कवर कर दे और तुरंत डॉक्टर को क्या कर दे, इन्फॉर्म कर दे। यही चीज़ इसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ओकल्ट ब्लड इन स्टूल, यानी कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमें ये आइडेंटिफाई करके देगा कि जो ब्लड स्टूल स्टूल के अंदर क्या है, ओकल्ट ऑफ ब्लड है या फिर ऑकल्ट ब्लड है। तो फोचेट टेस्ट है, गुएजिक टेस्ट है, बेंजीडीन टेस्ट है या फिर ऑर्थो टोलिडीन टेस्ट है। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन रह जाएगा। गुएजिक टेस्ट का मतलब होता है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, भी सेपन कहते हैं, एक टेस्ट होता है जो कि अनसीन या फिर ओकल्ट ब्लड स्टूल ब्लड है स्टूल के अंदर उसको चेक करने के लिए किया जाता है। स्मिथ टेस्ट यूज टू डिटेक्ट, यानी कि स्मिथ का जो टेस्ट होता है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, बाइल पिगमेंट को, एसीटोन को, बाइल सॉल्ट को या फिर एल्बुमिन को। इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात कर लें, जो टेस्ट है वो क्या शो करता है, बाइल पिगमेंट के को डिटेक्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एब्यूलस्ड टीथ शुड बी प्लेस्ड इन, यानी कि जो एब्यूलस्ड टीथ होते हैं उनको कहाँ प्लेस करना चाहिए, नॉर्मल सलाइन के अंदर या फिर कोल्ड वाटर के अंदर या फिर मिल्क के अंदर या फिर वार्म वाटर के अंदर। तो इसका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चीज़ देखिए, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ फ्रॉम इट्स सॉकेट ड्यू टू ट्रॉमा कॉल्ड एवल्शन ऑफ टीथ, यानी कि जो टूथ हैं उनको इनके सॉकेट से निकाल के कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, एवल्शन ऑफ टूथ टीथ भी कहते हैं। ये ट्रीटमेंट होता है किसके लिए, परमानेंट टीथ इट्स रिप्लांटेशन। ठीक है, एवल्स जो टीथ होते हैं शुड बी प्रोटेक्टेड स्टोर इन अ फिजियोलॉजिकल आइडियल मीडिया लाइक मिल्क, सलाइवा और फिजियोलॉजिकल सलाइन।
आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम, हेड ऑफ पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड वाइल डक्ट्स इज कॉल्ड। यानी कि उस सर्जरी का नाम बताइए जहाँ पे ड्यूडेनम को रिमूव कर दिया जाता है, हेड ऑफ पेनक्रियाज को रिमूव कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, वाइल डक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है वो चीज़ देखिए क्या, पेनक्रिएटो ड्यूडेनोक्टोमी। ठीक है, यही इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए वेरियम एनिमा इज यूज्ड मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द, इनकी जो वेरियम एनिमा है उसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, ब्रेन के, कोलोन के, हार्ट के या फिर ओरल कैविटी के। सही उत्तर की बात करें तो कोलोन के एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, मेटाबॉलिज्म नाम के टॉपिक के आएंगे। ठीक है, देखिए एटीपी डज नॉट फॉर्म इन, यानी कि एटीपी कौन सी साइकिल के अंदर नहीं बनता है, कौन से पाथवे के अंदर नहीं बनता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें पता है एटीपी बनता है, टीसीए साइकिल के अंदर हमें पता है एटीपी बनता है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर हमें पता है एटीपी बनता है। लेकिन एचएमपी जो पाथवे होता है जिसे अपन कहते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसके अंदर जो है एटीपी फॉर्म नहीं होता, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एचएमपी जिसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे कहा जाता है। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल चलता है, जो जनरेट करता है इसको एनएडीएच को। एनएडीएच क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, एक रिड्यूस फॉर्म है, और क्या है, एक पेंटो शुगर है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल चलता है एचएमपी, ये दो चीज़ बनाता है, एनएडीएच बनाता है और पेंटो शुगर बनाता है। पेंटो शुगर होती है वो प्रिकर्सर होती है सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड के लिए, यानी कि यूनिट ऑफ डीएनए होती है। डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर जो शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, वो कौन सी है, पेंटो शुगर है। आरएनए के अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, राइबो शुगर होती है, वो भी क्या होती है, एक प्रकार की पेंटो शुगर होती है। चलिए एचएमपी पाथवे जो है इन्वॉल्व नहीं होता कभी भी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर, ये प्राइमरी रोल प्ले करता है एनाबॉलिक के अंदर, ना कि कैटाबॉलिक के अंदर। चलिए एनाबॉलिज्म क्या होता है, एक सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि कंस्ट्रक्ट करता है मॉलिक्यूल को स्मॉलर यूनिट से बना के। दीज रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम एटीपी, यानी कि ये जो रिएक्शंस होती हैं इसको रिक्वायरमेंट होती है एटीपी से एनर्जी के लिए। तो एनाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट होना या किसी चीज़ का सिंथेसाइज होना। तो एचएमपी पाथवे कभी भी एटीपी की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती, एटीपी इससे नहीं बनती है। ये क्या करता है, ये यूज़ करता है एटीपी का, लेकिन एटीपी हमें बना के नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो एवोल्यूशन ऑफ हीट करती है, यानी हीट उससे निकलती है। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट जब जनरेट होगी उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। एक्सो का मतलब होता है आउटर, यानी कि जो हीट होती है उसका बाहर निकलना। देखिए एक्सोथर्मल या फिर एक्सोथर्मिक का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट। वहीं यदि हम एंडोथर्मल और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए एनाबॉलिज्म का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ एनर्जी इन वाटर या फिर चेंजेस एनर्जी। तो हमें पता है एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ बॉडी टिश्यू इज द कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय व्हिच सेल्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट देम इनटू सेल प्रोडक्ट्स और पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑफन विद द यूज ऑफ एनर्जी। एनाबॉलिज्म क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट चलता है कैटाबॉलिज्म के, और इसको एनर्जी की जरूरत होती है जिससे ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कौन से चैनल होते हैं जो डिपोलराइजेशन ऑफ इन मेटाबॉलिज्म के अंदर खुल जाते हैं, तो सोडियम चैनल ऐसे होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं जब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या चलता है, डिपोलराइजेशन होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, यानी हनी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि हनी के अंदर जो आया है वो फ्रूट से, जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से आता है, और पेड़ के अंदर या फिर किसी भी प्लांट के अंदर जो शुगर की फॉर्म मिलती है वो फ्रक्टोज शुगर मिलती है। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है वो भी कौन सी होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है। तो वही शुगर है। ठीक है, देखिए द एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस विद इन द सेल इज हार्मोन, एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एसिड। सही उत्तर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स मेन पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज डेराइव फ्रॉम डाइट, यानी कि ऐसा कौन सा मेन पाथवे होता है जो कि फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है डाइट से। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है या फिर ग्लाइकोजेनेसिस होता है। तो सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस वो पहली स्टेज होती है जो कि सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को किसके अंदर, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर, और यहाँ से हमें नेट गेन होता है कितने, दो एटीपी का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कितने एटीपी हमें मिलते हैं। नंबर ऑफ एटीपी रिलीज एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टेट, लैक्टेट के अंदर जब वो चेंज हो जाता है तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं, दो एटीपी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, द सीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहाँ पे
परफॉर्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं, साइटोसोल के अंदर होते हैं, या फिर गोल्जी बॉडी के अंदर होते हैं। तो साइटोसोल के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। हाउ इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस, यानी कि फ्यूल को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, किलोमीटर पर केजी, किलो न्यूटन पर केजी, या फिर किलोजूल पर केजी, या फिर किलोवाट पर केजी। तो किलोजूल्स पर केजी यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। टिश्यूज़ फॉर्म लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, दिस फिनोमिना इज टर्म, यानी कि ऐसा कौन सा मतलब टिश्यूज़ के अंदर हम देखते हैं ग्लूकोज से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो उस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, या फिर एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो सही उत्तर की बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस तो होता है लेकिन वो एब्सेंस या फिर ऑक्सीजन की कमी के वजह से होता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड के अंदर, जब ऑक्सीजन जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है। NADPH रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस कैन कम फ्रॉम, यानी कि जो NADPH होता है जो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ये कहाँ से आता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से आता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मेलेट से आता है, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसेटेट से आता है, या फिर सभी से आता है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मेलेट एसिड होता है या फिर मेलिक एसिड से, मेलिक एसिड का जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है वहाँ से NADPH हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो जब भी ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का देख लीजिए। द प्रोसेस बाई विच ADP फॉस्फोराइलेटेड बाई PI, जिसे अपन क्या कहते हैं, एनारोबिक फॉस्फेट कहते हैं, टू ATP इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो ADP होता है वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा, यानी कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके साथ जुड़ जाता है और वो ADP के इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये चीज़ कहाँ पे चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चलती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ETC। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड के जानते हैं, या फिर ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। अगला जो अपना सिस्टम आने वाला है वो कौन सा है, स्केलेटन सिस्टम आने वाला है, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें,